नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक होगा आधुनिक जीव विज्ञान की अवधारणा। आधुनिक जीव विज्ञान की अवधारणाएं मैंने आप लोग को बताया था। इससे पहले की वीडियो में हमने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सारी चीज़ें बताई थी आप लोग को डिटेल में पूरा। अब उसके आगे नेक्स्ट वीडियो जो होगा बिल्कुल जुड़ा हुआ कनेक्टिंग होगा, क्योंकि जब हमने पढ़ लिया कि जीवों की उत्पत्ति हो गई तो हम लोग ये देखेंगे जीव विज्ञान जो शब्द है कैसे क्या परिभाषा है, किन लोगों ने दी। बहुत कुछ चीज़ें इसमें सामान्य सी चीज़ें भी हैं जो आप लोगों को पहले पता भी होंगी, लेकिन कुछ जिनको नहीं पता वो थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। अवधारणाओं से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, और जब इसको कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको पता चल जाएगा जब उसको समझा रहे होंगे, क्योंकि कोई चीज़ लाइन वाइज चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ जाएंगे आप लोग। और बहुत ज़्यादा मैटर है ये। आपको जब इसको देखेंगे, जब इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिए, अगर सुनना चाहेंगे तो काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी आपको इतने से ही। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान होता क्या है? सामान्य सी परिभाषा है। जीव विज्ञान वह है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, वहाँ उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीवधारियों के अंतर्गत पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? लैमार्क ट्रेवीरेनस ने किया था। याद रखिए, ट्रेवीरेनस और लैमार्क ने 1802 में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद धीरे धीरे जीव विज्ञान जो की एक शाखा है वो धीरे अपने विकास से गुजरने लगी, और जब विकास से गुजरने लगी, आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे लोग इसमें जागरूकता आने लगी, लोगों को इसके बारे में रुचि आने लगी, तो लोगों ने इस पर अध्ययन करना शुरू किया। जब अध्ययन करना शुरू किया तो उसमें दो नाम बड़े निकल के आए। वो थे, एक थे थियोफ्रेस्टस, एक थे अरस्तु। तो वनस्पति विज्ञान में सबसे जो अध्ययन किया जिन लोगों ने, वो थियोफ्रेस्टस है। इन्होंने कम से कम 500 से ज़्यादा अधिक प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया जो कि वनस्पति से संबंधित थी। तो इसलिए इन्हें थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कह दिया गया। उसी प्रकार से जंतु विज्ञान में भी अरस्तु ने 500 से अधिक प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया, और फिर क्या हुआ? अरस्तु क्या कहलाए? जंतु विज्ञान के जनक कहलाए। तो दो नाम है ये फेमस, ठीक है। ये मगर ये भी ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही नाम जो है बहुत ही परंपरागत है, मतलब जुड़े हुए हैं, इन्हीं का नाम आता है। अगर उसमें आधुनिक शब्द जुड़ के आ जाएगा तो नाम बदल जाएगा, लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाता परीक्षा में। पूछा जाता वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अब हम, ये तो जीव विज्ञान हो गया। अब चीज़ें हम लोग जान गए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव विज्ञान है क्या, जीव विज्ञान में कौन से महत्वपूर्ण नाम जुड़े हुए हैं, कौन इसको बढ़ाया आगे, किसने अध्ययन किया और किसने इसको विकसित करने में उसकी मदद की। अब इसमें अवधारणाएं, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने विभिन्न अवधारणाएं दी, और उस अवधारणाओं से हम लोग समझेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान में छोटी छोटी चीज़ें जो परिभाषाएं उसको समझेंगे, फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये समझ में आएंगे हम लोगों को। तो इसमें देखेंगे पहला जो सिद्धांत आता है उसे हम लोग बोलते हैं संगठन का सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन का जो सिद्धांत था इसमें क्या बताया गया कि जीवन की सारी प्रक्रियाएं, अब देखिए जीवन की उत्पत्ति अगर आपने ढंग से, वो पुराना वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है थोड़ा कम समझ में आएगा, उसको एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो यहाँ पर बार बार प्रयोग होने वाली हैं, ठीक है। इसीलिए वो वीडियो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसको अगर आपने एक बार सुना है तो अच्छे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट। तो यहाँ पे देखें जीवन की सारी प्रक्रियाएं, मतलब जीवन की उत्पत्ति हुई तब जीवन चलने लगा, और जीवन की सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं? भौतिक और रासायनिक क्रियाओं से जुड़ी हुई ये चीज़ें संगठन के सिद्धांत में बताया गया। मतलब जितनी भी क्रियाएं जो होती हैं वो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं से होकर गुजरती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई परख नली ले जाए और ऐसा वातावरण डेवलपमेंट किया जाए और उस परख नली के अंदर कोई भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट किया गया तो हम जीवन की उत्पत्ति, मतलब जीवन को उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब एक सेल का निर्माण कर सकते हैं, एक कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। ये कहने का मतलब ये है संगठन के सिद्धांत में। तो ये सिंपल से सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस है क्या? इसमें क्या कहा गया कि जीव पदार्थ की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ के संगठन में क्रमिक विकास से हुई है। मतलब कि निर्जीव पदार्थ हम लोग पढ़े ना, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, उसमें प्रतिक्रियाएं क्रियाएं हुई और उसको एनर्जी मिली कॉस्मिक किरणों से, और कॉस्मिक किरणों से जब एनर्जी मिलती है उसको, तो क्या होता है उसमें एक जीवन की उत्पत्ति होती है, मतलब एक जीव की उत्पत्ति होती है जो निरही शैवाल के रूप में हमें देखने को मिलता है। उसमें न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण होता है जिसमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ना।
तो वही कह रहा है कि जीव पदार्थ की उत्पत्ति क्या, और निर्जीव पदार्थ में संगठन है जो उसका एक यौगिक है, जो संगठन कह लें, उसमें एक क्रमिक विकास होता है जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई, जिसे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस कहते हैं। ऐसी वातावरणीय दशाएं अब पृथ्वी पर नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जो वातावरणीय दशाएं उस समय थी वो वर्तमान में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब कोई जीव नया उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, उस जीव से नया जीव आएगा मगर कई नए प्रकार का जीव नहीं आएगा। जो उत्पत्ति हो चुकी वो है, अब उसी से क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, उसी प्रकार का जीव उत्पन्न होगा नए जीव के रूप में। लेकिन कोई नया जीव आ जाए, नए प्रकार का जीव आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा वातावरण नहीं है। ये जीवात और जीवोत्पत्ति सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस ये कहता है। ठीक है, अब आते हैं कोशिका मत में। कोशिका मत बहुत ही फेमस मत है और बहुत ही सामान्य सा मत है, और इसमें परीक्षा में पूछा गया जाता है, इसमें पूछा बस इतना ही जाता है कि कोशिका मत किसने दिया है, लेकिन हम लोग कोशिका मत के बारे में हल्का जान लेंगे। ठीक है, तो कोशिका मत जो दिया है जिसने, वो स्लाइडन एंड श्वान है। क्वेश्चन आया है ये कोशिका मत किसका है, तो स्लाइडन एंड श्वान का। इसमें क्या होता है, नई कोशिकाएं केवल पहले से विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से बन सकती हैं। तो इतना याद रखना है कि जो नई कोशिकाएं, इन्होंने कहा कि नई कोशिकाएं मतलब नया जीवन, नई लाइफ, नया सेल। सेल क्या है, अगर सेल आ गया तो मतलब लाइफ आ गई उसके अंदर। अगर सेल नहीं है और सेल के ऑर्गन नहीं है उसके अंदर तो वो लाइफ नहीं है। ठीक है, विषाणु जैसे होता है हमारा। ठीक है, तो नई कोशिकाएं कब जनरेट होंगी, जब पुरानी कोशिकाओं में विभाजन होगा। ठीक है ना, तभी समसूत्री विभाजन होगा, तब क्या होगा, नई सेल का निर्माण होगा। तो ये चीज़ कोशिका मत ही स्लाइडन एंड श्वान ने इस थ्योरी को दिया है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगी, उसके अंदर आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं जैव विकास मत, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास मत जो है। इसमें देखें क्या है, इसमें क्या कहा गया कि प्रकृति में आज विद्यमान विविध प्रकार के जीवों में से किसी की भी नवीन सृष्टि नहीं हुई है। देखिए, ये जो जैव विकास का मत है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये बिल्कुल मैच कर रहा है बिल्कुल कि जीव पदार्थ की उत्पत्ति निर्जीव है और ऐसी वातावरण दशाएं अब पृथ्वी पर नहीं है। तो इसका मतलब नहीं, तो नया जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। तो लगभग इसी थ्योरी की पुष्टि कर रहा है जो विकास मत भी, मतलब थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कर रहा है। तो क्योंकि कमोबेश वही चीज़ लिखी हुई है सामान्य से, दूसरे शब्दों में प्रकृति में विद्यमान विभिन्न प्रकार के जो जीव हम देखने को मिलते हैं उसमें भी कोई नवीन प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसका स्थानांतरण होता चला जा रहा है। तो इसे जैव विकास मत भी काफ़ी कुछ मिलता जुलता है इससे। ठीक है, अब आते हैं जीन मत। अब जीन मत जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन मत में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, जीन मत में बहुत ही सामान्य सी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जीन थ्योरी से हम लोग कह रहे हैं इंग्लिश में। इसमें इसको थ्योरी देने वाले थे वो चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे, चार्ल्स डार्विन। तो जीन मत किसने दिया, अब देखिए यहाँ पर दो मत हैं, एक है कोशिका मत जिसे स्लाइडन एंड श्वान ने दिया, एक है जीन मत। तो जीन मत जेनेटिक्स से संबंधित जो था वो दिया चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी वो स्वजनन मत थी, ये इनकी थ्योरी थी। उन्होंने इसमें क्या कहा स्वजनन मत में कि माता पिता के शरीर का प्रत्येक भाग अपने अति सूक्ष्म नमूने या प्रतिरूप बनाता है। मतलब कि प्रत्येक भाग एक नमूना बनाता है, एक प्रतिरूप बनाता है जो अंडाणुओं एवं शुक्राणुओं में समाविष्ट होकर संतानों में चले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब वो गुणसूत्र की बात कर रहा है, उस जीन की बात कर रहा है ये यहाँ पर। तो ये तो जीन थ्योरी कह दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसी समय एक साइंटिस्ट और है जिसका नाम था ऑगस्ट वीजमान। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल सेम थ्योरी चार्ल्स डार्विन से मिलती जुलती, बस उसका नाम बदल दिया, जनन द्रव्य प्रवाह मत, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म बोला गया है इसको। ठीक है, तो ये इन्होंने एक नई थ्योरी दी इन्होंने अगस्त बीजमान। तो इनकी थ्योरी जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी दोनों काफ़ी समान है। इन्होंने क्या कहा, जनन द्रव्य कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों के डीएनए अणुओं के रूप में होते हैं। तो जनन द्रव्य में कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए होता है, हमने पहले आप लोग को बता चुका हूँ। तो गुणसूत्रों में के जो डीएनए के अणु जो पाए जा रहे हैं केंद्रक में, इन अणुओं के सूक्ष्म खंड जो होते हैं जो जीन्स कहते हैं। जो जीन मत है ना, तो जीन मत दो लोगों ने दिया। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन और ऑगस्ट बीजमान का है। ठीक है ना, उसे जीन्स कहते हैं। ठीक है, और यही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं और गुणों का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ ये क्या कह रहा है, जीन मत कहलाया। ठीक है, तो ये जीन मत की थ्योरी में, अब जीन मत जब भी आएगा दो नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, एक चार्ल्स डार्विन का नाम आएगा, एक ऑगस्ट बीजमान का, और सबसे सर्वप्रथम चार्ल्स
डार्विन का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं जैव रासायनिक आनुवांशिक, जिसे बोलते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स बोलेंगे। अब बायोकेमिकल जेनेटिक्स में नाम जुड़ता है जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम का। तो बीडल और टैटल के नाम से फेमस हैं, साइंस में आप पढ़ते भी होंगे। तो इनकी थ्योरी है जिसे हम लोग बोलते हैं एक जीन, एक एंजाइम और एक उपापचयी अपक्रिया। मतलब एक जीन, एक एंजाइम, मतलब एक जीन जो है एक एंजाइम को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है और एक एंजाइम एक उपापचयी क्रिया करने के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो किस प्रकार का एंजाइम सिक्रेट करे, और एंजाइम के पास वो इंफॉर्मेशन होती है कि किस प्रकार की उपापचयी क्रिया संपन्न कर रहा है। ठीक है, तो ये बीडल और टैटम की थ्योरी। तो एक जीन एक एंजाइम या एक जीन एक एंजाइम एक उपापचयी क्रिया किसकी है? तो बीडल और टैटम की है। इसमें क्या बताया इन्होंने कि प्रत्येक उपापचयी क्रिया एक एंजाइम, उपापचयी क्रियाएं का मतलब समझ लीजिए हमारे शरीर में उपापचयी मेटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं, खानों को पचाने के लिए या हमारे पूरे शरीर में जो भी हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, वो हमारे प्रॉपर चैनल में प्रॉपर तरीके से हमारे सेल्स को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उपापचयी क्रियाएं तो हमारे ऑर्गन कर ही रहे हैं, लेकिन सेल के अंदर भी उपापचयी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कोशिकाएं हैं, वो भी प्रॉपर चैनल में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को निर्धारित कौन करता है? उपापचयी क्रिया करती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेट करता है, मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस करता है। ठीक है, ये चीज़ है। प्रत्येक उपापचयी अपक्रिया एक एंजाइम द्वारा, प्रत्येक एंजाइम का संश्लेषण एक जीन विशेष के द्वारा होता है। देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई यहाँ पर सीधे एक फॉर्म में, कि आप लिख लीजिए एक जीन एरो, एक एंजाइम एरो, एक उपापचयी अपक्रिया। ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने एक चीज़ और बताई, अभी इसी का खंडन होगा आगे चल के। जैव रासायनिक आनुवांशिकी में बायोकेमिकल जेनेटिक्स में जॉर्ज बीडल और टैटम ने कहा कि एक जीन का पूरा समूह पाया जाता है जिसमें समान प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब एक समान जीव होता है, मतलब जीन होगा, उसका पूरा जीन समूह होगा जो एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन रखेगा। बस यहाँ पर थोड़ा त्रुटि है, उसी को आगे चल के सुधार होगा, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं विभेदक जीन क्रियाशीलता, इसे बोलते हैं वेरिएबल जीन एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया कि किसी भी बहुकोश के जीव शरीर की समस्त कोशिकाएं युग्मनज, समस्त कोशिकाएं युग्मनज और जायगोट, अर्थात में जायगोट वही नामक एक ही कोशिका से प्रारंभ होकर बारंबार के समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती है। मतलब युग्मनज में क्या होगा, जो भी कोई कोशिका बहुकोशिकीय जीव होगा, उसकी जो कोशिका का निर्माण होगा वो क्या होगा, जायगोट युग्मनज में बार बार डिवीजन होगा और बार डिवीजन से एक मतलब बहुकोशिकीय का निर्माण होगा, जो विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन होगी।